हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि टॉपर्स कौन होते हैं, टॉपर्स कैसे दिखते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपर से आपकी बात करवाने वाले हैं जिन्होंने राजस्थान 12वीं कला वर्ग में 98.20% प्राप्त करके टॉपर की जो डेफिनेशन है उसको बदल दिया है और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग, डिटरमिन और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने लक्ष्य को आगे लेकर चलने वाली दीक्षा कंवर से हम आपकी बातचीत करवाएंगे। उनकी स्ट्रेटेजी को जानने की कोशिश करेंगे, उनके टाइम मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे और 100 में से 100 विषय में किस प्रकार से हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम गहराई से बात करेंगे। तो मैं आप सभी के साथ स्वागत करता हूं दीक्षा कंवर का। दीक्षा, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और उत्कर्ष के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। काफी टाइम से उत्कर्ष से ऑनलाइन जुड़ी हुई थी, तो कभी सोचा नहीं था लाइक ऐसे टॉपर्स टॉक शो में कभी इनविटेशन मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आज बिल्कुल यहाँ आके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैं सभी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, दीक्षा ने 12वीं कला वर्ग में 98.20% प्राप्त करके एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। तो सर्वप्रथम दीक्षा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके 12वीं कला वर्ग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर आए आपके? अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आई हैड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, और इन सब में मार्क्स मेरे आए थे। पॉल साइंस में 96 और ज्योग्राफी और इंग्लिश में 98, हिंदी में 99 एंड हिस्ट्री में 100। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दीक्षा, आप मुझे बताइए, जब आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आपको किस प्रकार की खुशी हुई, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक एक्सपेक्टेड था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, बट इतना नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा मिलेगा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट। 10th में 89% आए, वो 12th में 98 में कन्वर्ट हुए। काफी अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स काफी खुश थे, स्पेशली फादर मेरे बहुत ज्यादा खुश थे, बिकॉज हमेशा से ही जब भी मैं रात को पढ़ती थी वो हमेशा साथ में जगते थे। एंड ही वॉज लाइक कि जब तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, क्योंकि आई वॉज ए नाइट आउल, तो मुझे रात को पढ़ने की आदत थी। तो फादर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। काफी अच्छा लग रहा था उस दिन, लाइक कि सबकी मेहनत एक साथ अच्छी लग रही थी, टीचर्स की, मेरी, कि सबको अच्छा लग रहा है कि रिजल्ट वाले दिन डिसअपॉइंटेड नहीं है बिल्कुल भी। काफी अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और दीक्षा ने एक बहुत अच्छी बात करी कि एज एन एवरेज स्टूडेंट मैंने तैयारी करी। तो हर जो टॉपर होता है वो ग्राउंडेड रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है और अपनी तैयारी को विलक्षणता के साथ आगे बढ़ाता है ताकि जो सफलता है वो नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। वेरी गुड दीक्षा। तो दीक्षा, आप मुझे ये बताइए, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे सभी सब्जेक्ट्स का? टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी। स्कूल में भी मैंने स्कूल वगैरह कभी बंद नहीं किया कि आई एम जस्ट होम। और 2:30 बजे तक मैं घर पे आ जाती थी। उसके बाद मेरे को बहुत एक नीड होती थी कि मैं नैप लूं। लाइक अगर मैं नैप नहीं ले रही हूँ, मेरा माइंड प्रोसेस नहीं करता था, मैं आगे वर्क नहीं कर पाती थी। स्कूल से आने के बाद मुझे एक नैप चाहिए होती थी। उसके बाद मैं जैसे ही नैप लेके उठी, फिर चीजें देखती थी कि कोई बैकलॉग्स हैं या फिर कोई टेस्ट हैं। उस तरीके से एक टू डू लिस्ट वगैरह बनाती। और उत्कर्ष की जो क्लासेस शाम को टाइम पे आती थी 4 के बाद में, वो मैं अटेंड करती। उसके बाद मैं रात को स्टडी करती थी लेट तक, क्योंकि मैं एक रात को पढ़ना मेरे को ज्यादा बेटर लगता था। इसलिए मैं आके थोड़ी देर एक नैप लेके और फिर मैं एक बूस्ट अप मिलता था मुझे उससे, तो मैं फिर पढ़ना शुरू करती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, हर जो टॉपर होता है उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है और उसी स्ट्रेटेजी को वो कंसिस्टेंसी के साथ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दीक्षा, अगले प्रश्न में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप रात को पढ़ाई करते थे, यू वर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द नाइट टाइम पीरियड फॉर योर स्टडी। तो आप मुझे बताइए कि टोटल ड्यूरेशन क्या रहता था कि भाई 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है और एवरी डे उसी पर्टिकुलर जो स्केड्यूल है उसको हमें फॉलो करना है? एवरीडे ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था कि मुझे इतने घंटे बैठना ही है। मुझे ऐसा होता था कि जब भी मैं स्कूल से आ रही हूँ तो थोड़ी देर बाद में पढ़ने बैठना होता था आफ्टर एन नैप। उसके बाद मैं ये देखती थी कि टारगेट्स कितने हैं, कितना बैकलॉग चल रहा है, उस अकॉर्डिंग। पर कम से कम एटलीस्ट 4 आवर डेली मैं देती थी। 4 से 5 घंटे डेली हो जाते थे।
पर कभी कभी जैसे कि टेस्ट है या फिर कोई प्री बोर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें खिंच जाती थी, तो वो कभी कभी टाइम मैनेजमेंट ज्यादा भी चला जाता था, बट एक अगर एवरेज लेके चलें तो इट वाज 4-5 आवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दीक्षा ने बार बार एक ही पॉइंट के ऊपर ज़रूर हाईलाइट किया कि जो भी बैकलॉग है वो कितना है उसका उसको पता रहता था। साथ में जो अपकमिंग टेस्ट हैं, अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, क्लास टेस्ट होने वाले हैं, तो उसका एक शेड्यूल पहले से प्रिपेयर्ड रहता था ताकि जो टाइम टेबल है वो पूरा का पूरा उसी अकॉर्डिंग क्या हो, प्लान्ड हो, और जो टारगेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो हमें टाइम टू टाइम अचीव होते रहें। वेरी गुड। तो दीक्षा आप मुझे बताइए, मान लीजिए कभी कभार होता है कि कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई चैप्टर हो गया, कोई टॉपिक हो गया, तो वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते थे, उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते थे ताकि वो फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए? बिल्कुल सर, जैसे कि मुझे ऐसा नहीं था कुछ हार्ड नहीं लग रहा था। हिस्ट्री में भी कुछ भक्ति सूफी वाला चैप्टर था, काफी टफ लगता था स्टार्टिंग में। ज्योग्राफी में अपना वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन था जो हाँ। टफ लगता था स्टार्टिंग में, काफी अजीब नाम थे, पहली बार देखे थे। बट ज्योग्राफी के लिए एक मैप वर्क मैं बहुत ज्यादा करती थी प्रेफर, कि मैं अगर उसे बार बार मैं मैप में पॉइंट कर रही हूँ तो वो मुझे नाम याद हो जाते थे। सेकंड में ये करती थी कि उत्कर्ष के वीडियोस जो है मैं बार बार सुनना बहुत ज्यादा प्रेफर करती थी, कि जो चीज मुझे नहीं लग रही, टॉपिक जो हार्ड लग रहा है, उस टॉपिक को बार बार वीडियो देखना, उस टॉपिक के नोट्स रिवाइज करना और एनसीईआरटी पढ़ना। तो वो चीजें काफी इजी हो जाती हैं जब आप बार बार उन नामों से फैमिलियर हो जाओगे, तो वो चीजें लर्न करना भी आसान हो जाता है। तो मैं काफी वीडियोस बार बार देखती थी जो टॉपिक्स मुझे हार्ड लगते थे, और खुद से रिवाइज करना, एनसीईआरटी पढ़ना, हाईलाइट करना, वो सब चीजें हेल्प करती थी। वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे विद्यार्थियों का हमेशा ये एक प्रश्न रहता है कि एग्ज़ाम से पहले कितनी बार कोर्स को रिवाइज करें। सर बताइए, 3 बार करें, 2 बार करें, 4 बार कर लें, कितनी बार करें? तो आइडियली हमें कब कब रिवीजन या कितनी बार हमें रिवीजन कर लेना चाहिए ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, बिफोर अटेम्प्टिंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, मेरा रिजल्ट है वो 100% बेस्ट रहने वाला है। रिवीजन अगर जेन्युइनली बात करें सर, जितनी बार हो जाए उतना बेटर है। बिल्कुल। बट एक एवरेज अगर लें अपन, अप्रोक्स इतनी बार होना ही चाहिए, तो कम से कम आप 4 से 5 बार एनसीईआरटी पढ़ लें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीजें, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी, मैंने एक चीज जो फाइंड आउट करी थी कि मैं जितनी बार भी पढ़ रही हूँ कुछ नई चीज निकल के आ रही है। हर बार ऐसा होता था कि ये पॉइंट पहले मिस आउट हो गया, ये ऐड करना है। बिल्कुल। और बार बार क्वेश्चन सॉल्विंग करना, और उत्कर्ष के नोट्स जो मैं पढ़ती थी वो काफी लाइन टू लाइन होते थे, एनसीईआरटी से काफी कनेक्टिव लगते थे, तो वो मैं प्रेफर करती थी पढ़ना। बाकी रिवीजन बहुत बार किया मैंने, लाइक बुक्स की हालत देख के समझ आ रहा था कि पढ़ी हुई है। काफी अच्छा है कि अगर आप ज्यादा रिवीजन करें, जैसे जैसे चैप्टर्स होते जा रहे हैं आप रिवाइज करते जाएं यूनिट टेस्ट में, ताकि आप भूले नहीं वो पहले वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो दीक्षा, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करें और इस तरीके से चैप्टर्स को पढ़ें कि हर बार कुछ ना कुछ नया उसमें जो अर्थ है, नया जो मीनिंग है, और कुछ अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स रह भी गए तो वो भी सेकंड और थर्ड टाइम है वो हमारे सामने आ जाते हैं कि हाँ, ये पॉइंट रह गए, इसको भी हमें नोट डाउन कहीं ना कहीं करना था, इनका भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल। तो दीक्षा आप मुझे ये बताइए बहुत ही सिंपल सा, बड़े अच्छे तरीके से, कि ड्रीम 100 जो उत्कर्ष चलाता है, तो ड्रीम 100 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत बार स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे तो 100 में से 100 लाना है, मुझे तो इस सब्जेक्ट में पूरा स्कोर करना, आप बताइए कैसे करें? तो आपने कैसे 100 में से 100 स्कोर किया, उसकी स्ट्रेटेजी आप शेयर करें। 100 में से 100 मैंने हिस्ट्री में लाए, और मेरे को लगता था कि मतलब और भी सब्जेक्ट्स, जैसे मुझे पॉल साइंस पसंद था, कि हो जाएगा, बट कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम टाइम में भी। बट अगर एक की पॉइंट्स अगर मैं कुछ दूं, तो वो होगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। सेकेंडली, रिविजन मस्ट है, रिविजन आपको करना है जितनी बार आप कर पा रहे हैं, बिल्कुल। आपको रिविजन नहीं छोड़ना है। थर्ड, आप कर सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन सॉल्विंग करें और एनसीईआरटी रीड करें। पीवाईक्यूज जो उत्कर्ष करवाता है अपनी क्लासेस में, वो देखिए, ताकि आपको अंदाजा रहे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से उठ रहा है। तो वो बिल्कुल। काफी हेल्पफुल रहता है कि अगर आपको पहले से पता हो कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग में भी ले सकते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं कि ये चीज मुझे आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। तो उस चीज बिल्कुल। से आप अगर जाते जाएंगे, बार बार एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 मार्कर्स का बहुत ज्यादा वेटेज हो गया है, तो
वो बेटर रहता है कि वो आपको आगे जाके एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेगा। बिल्कुल, तो सभी स्टूडेंट्स को ये सब बातें नोट कर लेनी है जो दीक्षा ने बताई है कि 100 में से 100 लाने की स्ट्रेटेजी क्या है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दीक्षा, आप मुझे ये बताइए, उत्कर्ष का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? उत्कर्ष का काफी एक मेजर रोल रहा है मेरी जर्नी में। मैंने उत्कर्ष ज्वाइन किया था इन माय 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद कभी लगा नहीं कि उत्कर्ष को साइड करने की जरूरत है, क्योंकि उत्कर्ष ने मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर किए। बिल्कुल। एज आई सेड, मैं ऑलवेज एक एवरेज स्टूडेंट रही, तो उत्कर्ष ने मेरे वो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए। उत्कर्ष के टीचर्स काफी अच्छा मोटिवेट करते हैं और काफी अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि क्लासेस में ऐसा फील कभी नहीं हुआ कि ये कॉन्सेप्ट मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। सेकेंडली मैं बोलूंगी उत्कर्ष के रिवीजन जो बैच लगता है, वो उस एक महीने के अंदर लगता है कि पूरा साल रिवाइज हो गया है, अब अब अच्छे नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल। थर्डली, उत्कर्ष के मॉडल पेपर्स मैंने बहुत ज्यादा सॉल्व किए हैं, जो जो उत्कर्ष वालों ने दिए थे वो काफी इंपॉर्टेंट रहे, उनमें से क्वेश्चंस पुट अप हुए एग्जाम्स में। और मेजर जो मेरा फेवरेट पार्ट रहा उत्कर्ष का, वो रहा महामैराथन्स। जो एग्जाम से पहले महामैराथन्स होती थी, बिकॉज मेरे पॉल साइंस के एग्जाम में आई थिंक 1.5 डे का गैप था, तो वो एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था कि आप कंप्लीट कर दो वो 2 बुक्स हाँ। एक 1.5 दिन में। बिल्कुल। तो वो उत्कर्ष की वजह से वो एक 5-6 घंटे की वीडियो में आप सब कुछ रिवाइज कर ले रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, आप एक मेमोरी वो आप वापस क्लिक होना लग जाता है कि दिमाग में कि ये पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल। उत्कर्ष बहुत मेजर रोल रहा। सीयूईटी दिया, उसमें भी मैंने उत्कर्ष का बैच ही लिया। उत्कर्ष मेरा एक प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म हमेशा से रहा है। और उत्कर्ष, थैंक यू उत्कर्ष फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर कमिंग हेयर। और उत्कर्ष के ही है 98.2%, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं इतना स्कोर कर सकती हूँ विदाउट उत्कर्ष, क्योंकि हमेशा से एक बेसिक स्टूडेंट रही जिसके बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स कभी स्कूल में क्लियर नहीं हो पाए थे। तो काफी अच्छा लगा उत्कर्ष के साथ, ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही और काफी एक गुड नोट पे खत्म हुई, वो अच्छा लग रहा है। आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आई विल ऑलवेज प्रेफर उत्कर्ष, और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए उत्कर्ष काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू शुड ऑलवेज चूज। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीक्षा। अब आप मुझे दीक्षा एक बार ये बताइए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है? जी सर, I'm aspiring to become a teacher, so I'm looking forward for assistant professor right now. वेरी और गुड। टीचर की जॉब हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना काफी पसंद है, और आई लव एक्सप्लेनिंग एंड आई एम बट क्यूरियस अबाउट थिंग्स, तो मुझे टीचिंग वाली लाइन थोड़ी पसंद है। आई वुड गो इन दैट। और यूपीएससी थोड़ा सा मन नहीं है सिविल सर्विसेज का, बट आई विल गो इन टीचिंग लाइन ओनली। वेरी गुड दीक्षा, ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप टीचिंग जो लाइन है उसमें आना चाह रहे हैं, एकेडमिक्स में। तो उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने जो अपने जो स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट जो डिस्कस किए, शेयर किए, वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और उत्कर्ष हैं वो हमेशा से नवाचारों के लिए जाना जाता है, इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, और विद्यार्थियों की नीड के अकॉर्डिंग वो बहुत सारे चेंजेस करता है, ताकि 21st सेंचुरी में जो भी इनोवेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके थ्रू बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट हो सके, और वो अपने जो मार्क्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, उनको 101% अचीव कर सके। और जैसा कि कहा गया है, जो राह संघर्ष की चलते हैं वो ही संसार बदलते हैं, जिसने रातों से जंग जीती बनकर सूर्य वही उभरते हैं। तो दीक्षा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक नए सूर्य के तौर पे आपको उभरना है, और जो आपके गोल्स हैं, जो आपने अभी टू डू लिस्ट बना रखी है कि मुझे लाइफ में आगे ये करना है, उत्कर्ष से ज़रूर जुड़े रहना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।